पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो चैप्टर का वन शॉट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अभी वन शॉट वीडियो में हम क्या करने वाले, थियरी तो समझेंगे, एक्सप्लेनेशन तो समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। आपको एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक जो आंसर किस तरह से लिखना है, कैसे लर्न करना है, लर्न भी करा के आपको यहां पे मिलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहो। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या आता है आपका, माइक्रो मैक्रो। क्या रहा है, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो मैक्रो। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइक्रो मतलब क्या होता है और मैक्रो मतलब क्या होता है। क्या होता है माइक्रो मतलब क्या होता है और मैक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब सीधी सादी भाषा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। जब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कीबोर्ड है, ये क्या कीबोर्ड है, अब इस कीबोर्ड में जब मैं एक की के बारे में पढ़ता हूं, ये की क्या है, छोटा, ये माइक्रो है। वही कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्रो है। कीबोर्ड की क्या है, छोटा, इसलिए इसको मैं माइक्रो बोल रहा हूं, और ये क्या है, बड़ा, इसके लिए मैं मैक्रो बोल रहा हूं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। अब उसी तरह से अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाँ अब ये जो पेन है ये क्या है, ये जो चीज है ये माइक्रो है, और ये क्या मैक्रो, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो और मैक्रो बोलते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कीबोर्ड उठाई और कीबोर्ड उठा के मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाकी सब की से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन F7 वाला जो की है ना उससे मेरे से मतलब है। क्या F7 वाला जो की है उससे मेरे से मतलब है, और मैं उसी को स्टडी कर रहा हूं कि F7 वाला की कैसा है, किस तरह से, किसके बाजू में, या आया कैसे। जब मैं इसके बारे में स्टडी करता हूं तो इसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। वही जब मैं सिर्फ F7 को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं F6 1 2 3 ABCDEFG जितने भी कीज है सारी कीज के बारे में पढ़ रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, मैक्रो बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मैक्रो बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट कि एक कोकोनट का गार्डन है, कोकोनट ट्री का क्या गार्डन है, बागीचा है। उस बागीचे में बहुत सारे कोकोनट ट्री होंगे। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। अब बहुत सारे कोकोनट ट्री है। अब उस कोकोनट ट्री में अगर मैं बात करूं, जब बहुत सारे कोकोनट ट्री है तो जब मैं पूरे जितने भी कोकोनट ट्री है सबके बारे में पढ़ता हूं, तो दैट स्टडी ऑफ माइंड इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफ अगर ये जो एक अकेला कोकोनट ट्री है मैं उसके बारे में से पढ़ रहा हूं, तो माई स्टडी विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। उसी तरह से जब मैं पूरी कंट्री के इनकम के बारे में पढ़ता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं मैक्रो बोलता हूं, क्योंकि मैं सबके बारे में पढ़ रहा हूं। और जब उस कंट्री में स्थित ये प्यारे से इंसान के बारे में पढ़ता हूं, यानी सिर्फ मेरे बारे में पढ़ता हूं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। अब एक सवाल आपके लिए कि यह है कि जब मैं पूरे स्कूल के बारे में पढ़ूंगा तो उसको कौन सी स्टडी बोलेंगे, और जब मैं सिर्फ स्कूल में प्रेजेंट सिर्फ एक बच्चे के बारे में पढ़ूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। समझ में आ गया, ये आपको क्या कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अब टर्म माइक्रो समझ लिया, मैक्रो समझ लिया कि माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, लेकिन ये कहीं से तो आए हैं। अब ये कहीं से आए ये हम लोग समझेंगे, याद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें समझेंगे। अब मेरे मन में ये डाउट आ रहा है कि माइक्रो पहले आया कि मैक्रो पहले आया। तो देखो भाई, ऑफिशियली बात करूं तो माइक्रो पहले आया था, मैक्रो बाद में आया, लेकिन अनऑफिशियली बात करूं तो मैक्रो पहले आया, माइक्रो बाद में आया। कैसे बता रहा हूं, सुनो। अब क्या हुआ पता है क्या कि ऑफिशियली जो है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या पहले ऑफिशियली आया था, पॉपुलराइज जो किया गया था, फेमस किया गया आपके हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, जो कि एक नियो हम बात कर सकते क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। उनकी बुक जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आई थी ईयर 1890 में, उनके द्वारा। समझ में आ गया। अब लेकिन वही अगर मैं बात करूं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था, अनऑफिशियली एग्जिस्ट किया करता था। अब पुराने टाइम पे जो इंग्लिश थिंकर्स थे, अब वो जो भी पॉलिसियां अपने गवर्नमेंट के सामने एडवोकेट करते थे वो मैक्रो बेस्ड अप्रोच था, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस अप्रोच के बेसिस पे क्या किया गया था, फॉर्मुलेट किया जाता था। साथ ही साथ जो फ्रेंच थिंकर्स थे उन्होंने जो कंसेप्ट जैसे नेशनल इनकम हो गया, वेल्थ, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो हमारी थियरीज थी, इकोनॉमिक्स थियरीज आपके नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थियरीज थी आपके, वो भी क्या डिटरमाइन करी थी, नेशनल इनकम और वेल्थ के, नेशनल इनकम और वेल्थ को क्या डिटरमाइन कर रही थी। समझ में आ गया। लेकिन ये जो अप्रोच हुआ करता था ये प्योरली मैक्रो अप्रोच नहीं था, जिसमें थोड़ा सा जो था माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मिक्स था, यानी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही जो अप्रोच थे वो क्या मिक्स्ड अप्रोच थे। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वजह से क्या हुआ, जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और वो जो इकोनॉमिक्स का जो पूरा वर्ल्ड था ना उस पर रूल कर रहा था।
कब तक रूल किया? जो पीरियड था ग्रेट डिप्रेशन का, तब तक क्या रूल कर रहा था। समझ में आ गया? जब पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s का, जो ग्रेट डिप्रेशन वाला रिसेशन वाला टाइम था, वहां पे वो बहुत ज्यादा क्या रूल कर रहा था। इतना क्लियर हुआ? अब रूल कब बंद हुआ? जब हमारे लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी जो बुक थी पब्लिश की, जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद जो मैक्रो एनालिसिस अप्रोच था वो क्या फेमस हो गया। अब कहीं ना कहीं मैक्रो एनालिसिस अलग से पढ़ा जाता था, मैक्रो एनालिसिस दोनों ही चीजें क्या कंसेप्ट थे, एक नए कंसेप्ट क्या आ गए। तो इस तरह से क्या इनका एग्जिस्टेंस था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब यहां पे मैं आपको देखो, आप नोट्स भी बना सकते हो, आपके मैं नोट्स भी बताता हूं। ये भी अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। इन शॉर्ट अगर आप चाहते हो इजी तरीके से लिखना तो यहां पे मैं बता देता हूं। देखो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या एक स्टडी है, ठीक है, जहां पे हम क्या कहते हैं किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट क्या सेटिस्फाई किया जाता है। अब इसके दो ब्रांचेस है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपका क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, दोनों ही कौन से टर्म्स है? ग्रीक टर्म्स है। अब मैं जीटी लिख दे रहा हूं, ग्रीक टर्म, भाई जीटी ग्रीक टर्म्स, ठीक है, ग्रीक टर्म्स है। कौन से टर्म्स है? आपका माइक्रो से है ये। अब ये क्या स्मॉल और मिलियन पार्ट है, स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट। अब मैक्रो की अगर बात करूं तो मैक्रो भी क्या ग्रीक टर्म से आया है। कौन से? मैक्रो से। तो क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर यहां पे अब समझेंगे, अब आपको ये समझ में आ गया कि माइक्रो एक टर्म है जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से टर्म से? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम है माइक्रोस। क्या है? माइक्रो। माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। ऑलरेडी मैंने समझाया, ये क्या था? ये लार्ज था, ये पूरा लार्ज है। इसमें से एक जो छोटा सा की स्मॉल है, तो इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। समझ में आ गया? या फिर एक मिलियंथ पार्ट। अब मिलियंथ पार्ट मतलब क्या होता है? देखो, हम 10 लाख को क्या बोलते हैं? 10 lakhs को वी कंसिडर इट एज अ 1 million। ठीक है, 1 million। अब कई सारे मिलियंस लोग हैं। अब उसमें से मैं क्या करता हूं, कई सारे मिलियन रुपए, फॉर एग्जांपल उसमें से 1 रुपया मैं निकाल लेता हूं। कई सारा मिलियन है, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जैसे मैं अगर बात कर लूं आपके 5 मिलियन है। अब 5 मिलियन रुपीज है, अब उसमें से मैं 1 रुपया निकाल ले रहा हूं। 1 रुपया जो निकाल रहा हूं वो क्या कहलाता है? अ मिलियंथ पार्ट। क्या कहलाता है? एक मिलियंथ पार्ट कहलाता है। मतलब 5 मिलियन में से मैं एक छोटा सा हिस्सा है, यानी 1 रुपया निकाल रहा हूं, तो वो क्या कहलाता है? वो मिलियंथ पार्ट कहलाता। तो आप समझ सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमी इज नॉट अबाउट द होल स्टडी। वो पूरे मिलियंस लोगों को नहीं स्टडी कर रहा हूं, मिलियन रुपीज को नहीं स्टडी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मिलियन रुपीज में से एक मिलियंथ पार्ट, यानी एक सबसे छोटा जो हिस्सा है उसको स्टडी करता है। समझ में आ गया? अगर जैसे बात करूं तो ये रिमोट है, तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्रोच करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच ये नहीं कहता है कि भाई ये रिमोट में जितनी चीजें मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। वो क्या बोलता है? मैं सिर्फ रिमोट में जो सबसे छोटा हिस्सा, यानी ये जो छोटा सा बटन है ना एक, इसके बारे में स्टडी करता हूं। तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो मिलियन पार्ट मतलब क्या होता है? मिलियन में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, दैट वी कंसिडर एज अ मिलियन पार्ट। क्लियर हो गया? अब टर्म मैक्रो क्या बोलता है? मैक्रो डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। किससे? मैक्रोस। माइक्रोस से मैक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। ये ऑलरेडी मैंने बताया। जब मैं मिलियन पार्ट को नहीं पढ़, मिलियन चीजों को पढ़ रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? मैक्रो स्टडीज बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैक्रो स्टडीज बोलता हूं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ा है, मैं सिर्फ एक पेज को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पूरे टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा आपका मैक्रो स्टडी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैक्रो स्टडी बोलूंगा। ठीक है, अब ये जो दोनों ही टर्म थे डिराइव कॉइन किए गए थे नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश द्वारा, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे 1933। तो हमने क्या लर्न किया? द टर्म micro and macroeconomics is derived from are the two main branches of the economics. The term micro is derived from micros. The term micro is derived from the word micros, which means a small or a millionth part. The term macro is derived from a Greek word macros, which means a large. ठीक है? And both the terms were coined by the Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University 1933. ये याद कर लो क्योंकि ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या पूछा जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यहां पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, आपको ये भी चीजें पता चल गई। अब हम पढ़ेंगे स्कोप के, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपको। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, यही चीजें लिखी है। जब क्या किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स। ऑलरेडी मैंने समझा कि जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरी इकोनॉमी को, जब मैं पूरी इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इकोनॉमिक में एक पूरे सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहा हूं,
तो वो क्या कहलाएगा, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। या फिर पूरी इकोनॉमी में प्रेजेंट एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो या फिर एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ो तो वो क्या कहलाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। समझ में आ गया। जब पूरी कंट्री की इनकम के बारे में नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम के बारे में पढ़ रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। मतलब सीधी सादी भाषा में मैं बात करूं तो आपको सबसे मतलब नहीं, सिर्फ आपको एक से मतलब है। जब एक ऐसी इकोनॉमिक एनालिसिस जिसमें सबसे मतलब नहीं होता, सिर्फ एक से मतलब होता है, तो उस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं। समझ में आया। तो वही लिखा है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल अ पार्ट ऑफ थिंग्स, याद करो, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल सा पार्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, स्मॉल और एक चीज का एक हिस्सा, ठीक है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ऑलरेडी बताया ये हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी है। एक अकेला इंसान पूरी नेशनल इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक बड़ा सा हिस्सा नहीं, एक छोटा सा हिस्सा होता है, और उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वही बोला है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर फर्म के बारे में पढ़ेगा, या फिर एक पर्टिकुलर कमोडिटी, या फिर उसके जो उसको बनाने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए गए उसके बारे में पढ़ेगा। समझा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, आपको कंडीशन देता हूं मैं कि एक पूरा स्कूल है, एक पूरा स्कूल है। जब एक पूरे स्कूल में एक बच्चा है और मैं क्या कर रहा हूं, बीइंग अ टीचर, मैं जा रहा हूं, मैं पूरे स्कूल के बच्चों के बारे में नहीं पढ़ रहा हूं। एक रैक्स पाठक नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है, रैक्स पाठक नाम का हमारा एक दोस्त है, स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ रहा हूं, उसके मार्क्स कितने आए, उसके बिहेवियर पैटर्न के बारे में पढ़ रहा हूं, वो उसकी स्किल्स के बारे में पढ़ रहा हूं, वो कितना टैलेंटेड है उसके बारे में पढ़ रहा हूं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद आईक्यू लेवल को मैं टेस्ट कर रहा हूं। तो जब मैं सिर्फ एक बंदे के बारे में पढ़ रहा हूं तो वो क्या हुआ, वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। वो क्या हो गया, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ रैक्स पाठक के बारे में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जितने लोग भी है मेरे इकोनॉमी में, जितने लोग भी पूरे मतलब पूरे स्कूल में लोग, जितने भी स्टूडेंट्स है पूरे, सबके बारे में पढ़ रहा हूं, सबके आईक्यू लेवल के बारे में पढ़ रहा हूं, सबके मार्क्स के बारे में पढ़ रहा हूं, सबके परसेंटेज के बारे में पढ़ रहा हूं, सब कहां रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, सबके बारे में पढ़ रहा हूं। तो वो क्या होगा, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो याद कर लो, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। देखो जो वर्ड दे रहा हूं उसको ध्यान में रखो, याद हो जाएगा। देखो पहले याद रखो मीन्स, पहले क्या रखो, मीन्स, फिर डील्स। मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट, स्मॉल से क्या रहेगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स, मीन से क्या, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। डील्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे करता है, विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। किससे डील करता है, विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। स्टडीज, क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, particular commodity or the factor। क्लियर हो गया। चलो अब इतनी चीजें क्लियर है। अब स्कोप पढ़ेंगे, अब डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देखो दो डेफिनेशन दी है, अब दो डेफिनेशन में से मैं आपको बोलूं तो आप ये वाला लर्न कर लो, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा आपको। याद कर लो, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, क्या बोलते हैं मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो याद रखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इज इन फैक्ट, याद करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ऑफ द इकोनॉमी। हम लोग लैब में जाते हैं, लैब में बायोलॉजी लैब में जाते हैं या फिर कहीं भी लैब में जाते हैं, माइक्रोस्कोप होता है। जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम कोई भी एलिमेंट रखते हैं या फिर हमें कोई भी लीफ रखता हूं, और जब मैं माइक्रोस्कोप से इसको जूम करता हूं तो मुझे पूरे नहीं, मैं एक पर्टिकुलर सेल के बारे में स्टडी करता हूं। मतलब वो इतना जूम होता है और उस जूम से मैं क्या करता हूं, जो उसके अंदर जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं मैं उसके बारे में स्टडी करता हूं। तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमी में प्रेजेंट एक अकेले बंदे के बारे में पढ़ेगा, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ेगा। वो हर किसी के बारे में नहीं पढ़ेगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज के बारे में, चाहे वो यूनिट हो सकता है, चाहे वो कमोडिटी हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, या फिर अगर मैं बोलूं एक यूनिट को, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस किए जाने वाले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके बारे में स्टडी, वो सबके बारे में स्टडी करेगा क्या, नहीं करेगा। तो लर्न कर लो, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट इतना याद करो पहले, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट इतना याद करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 बार रिपोर्ट करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, इतना लर्न किया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, समझा। तो इस तरह से आप लर्न करोगे तो बहुत इजी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा, डेफिनेशंस भी। अब चलो, अब पढ़ेंगे हम स्कोप की तरफ। स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है। देखो अब यहां पे लर्न कैसे करना है, सबसे पहले मैं पॉइंटर्स लर्न करा देता हूं, फिर उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन क्या वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहला क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग है,
प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। तो मैं इसको लिख देता हूं, थियरी ऑफ क्या क्या है, पीएफ, थियरी ऑफ ईशास पीएफ। क्या है उसको, थियरी ऑफ ईशास पीएफ। क्या थियरी किसका है, ईशा के पीएफ का है। थियरी क्या है, ईशा के पीएफ का है। सॉरी दोस्त, कॉल आ गया था एक, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, थियरी ऑफ ईशास पीएफ। अब थियरी ऑफ याद रहेगा आपको, क्या थियरी से क्या रखना है कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट, थियरी तो आपको लिखनी है। अब ई से क्या रखोगे, इकोनॉमिक वेलफेयर याद रख लो। थियरी से क्या रखोगे, इकोनॉमिक वेलफेयर याद रख लो। ई से इकोनॉमिक वेलफेयर, पी से क्या है, पी से प्रोडक्ट प्राइसिंग है, पी से क्या है, पी से प्रोडक्ट प्राइसिंग, और एफ से क्या, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ ईशास पीएफ, थियरी ऑफ ईशास पीएफ। तो थियरी ऑफ तो कॉमन है, फिर ई से क्या है, ई से आएगा आपका क्या आएगा दोस्त, ई से आएगा आपका इकोनॉमिक वेलफेयर, पी से क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, और एफ से क्या आएगा, फैक्टर प्राइसिंग। अब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है, देखो क्या बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा कि वो एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ता है, या फिर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो कमोडिटी होती है उसके बारे में स्टडी करता है। तो उसी के तहत जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न है कि एक प्रोडक्ट प्राइसिंग किस तरह से होती है। तो एक किसी भी मार्केट में जो प्रोडक्ट की एक प्राइसिंग होती है वो डिसाइड की जाती है उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। क्या उसकी डिमांड कितनी मार्केट में और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर सप्लाई कैसा है, डिमांड किस तरह से है, उसके बेसिस पे क्या पूरा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है। अब उस वहीं पे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा एक नॉर्मल लिखो और फेंको वाला क्या पेन है। अब इसकी प्राइस में अगर रख देता हूं 50 रुपीज, कितनी रुपीज रख देता हूं, 50 रुपीज। तो क्या इसको कोई खरीदेगा, सर 50 रुपीज में नहीं खरीदूंगा, ट्राइमैक्स नहीं खरीदूंगा क्या, ठीक है, नहीं खरीदेगा कोई। 40 रुपए रखूंगा तो भी नहीं खरीदेगा। अब 50 रुपीज रख रहा तो सप्लाई मेरी बढ़ रही, भाई मैं प्रोड्यूस करो, लेकिन कोई खरीद रहा है क्या, नहीं खरीद रहा है। तो मेरे को प्राइस और कम किया, 40 क्या, नहीं खरीदा। 20 नहीं कोई खरीदा। 10 नहीं खरीदेगा। 5 खरीदेगा, बिंदास खरीदेगा, ठीक है। अब 5 रुपए करो, तो अब इसका अब ये जो प्राइस है, ये प्राइस पे लोग क्या इसको खरीदना चालू करेंगे और मेरी सप्लाई भी चालू रहेगी, यानी दोनों ही चीजें मेरी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, आपके मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या डिसाइड की जाती है। तो हमेशा ध्यान रख लो। तो आपको इसको लिखोगे कैसे, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। The pricing of any product, the price of any product is determined by the two market forces of the market, by the two market forces, that is demand and the supply. And microeconomics is concerned with the individual consumer behavior, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। समझ में आ गया। तो याद रखना, डिटरमाइंड बाय दी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो याद रखोगे, इसको लिखोगे कैसे, याद कर लो, डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। तो याद लिखना है इसको कैसे, द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी या फिर द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, और दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन इसका लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या आएगा, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, और हमारा जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, ये एक ऐसे फैक्टर्स है जो एक कॉमन फैक्टर्स है। क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये कॉमन फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं किसी भी कमोडिटी को क्या प्रोड्यूस होने में या फिर उसका प्रोडक्शन होने में। समझ में आया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि इनको रिवॉर्ड क्या दिया जाए, कि ये जो काम कर रहे, ये जो सर्विसेज हमें दे रहे, तो इसके बदले हम इनको पे आउट क्या दे, तो वो हम दे सकते हैं। देखो, लैंड के लिए हम क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, लेबर के लिए क्या करेंगे, वेजेस पे करेंगे, कैपिटल के लिए हम लोग इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोग प्रॉफिट देंगे। ठीक है, देना है, लेकिन कितना देना है ये भी कौन बताता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलाता है। तो आप क्या लिखोगे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द लैंड, लेबर, capital and entrepreneur are the factors that contribute to with the production process. क्या, land in microeconomics, land, labor, क्या in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute in the production process. तो वही लिखा, microeconomics helps in determining the rewards,
माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर्स दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर किस में डील करता है? देखो, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एक ऐसा वेलफेयर है जो कि आप कहीं ना कहीं मनी से क्या किया जा सकता है, ग्रैब किया जा सकता है। ठीक है, अब ये आता कैसे? जब एफिशिएंसी लाई जाए। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए गुड्स एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का जीरो वेस्टेज या फिर मिनिमम वेस्टेज में, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे इन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एलोकेशन मतलब क्या होता है? एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो उसको मैं एलोकेट करा। मैं अगर बोलूं मेरे पास 4 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट्स को मैंने एलोकेट किया, 4 लोगों को एलोकेट किया, मतलब 4 लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको एलोकेशन बोलता हूं। समझ में आ गया? रिसोर्सेज के मतलब क्या होता है? जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो यही बोला है कि इकोनॉमिक वेलफेयर कब हम प्राप्त कर सकते हैं? जब हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे। क्या? आपके रिसोर्सेज को क्या एलोकेट करने में। क्लियर हो गया। अब यहां पे थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कंसिस्ट करता है 3 एफिशिएंसी कंसिस्ट करता है। कितनी एफिशिएंसी? 3 एफिशिएंसी कंसिस्ट करता है। प्रोडक्शन, कंजप्शन और इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्या? प्रोडक्शन, कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी प्रोडक्शन होता क्या है? जब मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज होंगे, क्या होगा? मेरे पास मिनिमम रिसोर्स होंगे और इन मिनिमम रिसोर्सेज के मदद से मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम आउटपुट करूंगा। मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या किया गया है? मेरे पास 10 टमाटर दिए गए, 10 टोमेटोज दिए गए। ठीक है, 10 टोमेटोज को अगर मैं एक अजम्पशन करूं तो 10 टोमेटोज में क्या किया जा रहा था? पहले मैं सिर्फ 10 बॉटल ही जाम क्या प्रोड्यूस कर पाता था। फॉर एग्जाम्पल 10 बॉटल्स जाम ही क्या मैं प्रोड्यूस कर पाता था। ठीक है, सॉरी, केचप में प्रोड्यूस कर पाता था। लेकिन जब मैंने एफिशिएंसी मेंटेन की तो मैंने क्या किया? मेरा जो आउटपुट था यानी प्रोडक्शन था, अब वो 10 से मेरा क्या 11 हो गया इन्हीं 10 टमाटर की वजह से। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं बोलता हूं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मतलब पहले मैं वेस्टेज करता था, वेस्ट होता था, लेकिन मेरी वेस्टेज अब मैंने क्या कर दिया? मिनिमम कर दिया, फिर जीरो वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन क्या इंक्रीज हो चुका। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मतलब सीधी सादी लैंग्वेज में बोलूं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं क्या? गिवन रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, रिसोर्सेज उतने ही जितने पहले मिल रहे थे अभी भी उतने ही मिल रहे, लेकिन उसी रिसोर्स के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं? ज्यादा आउटपुट यानी ज्यादा चीजें मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं। इनपुट मतलब क्या होता है? जो रॉ मटेरियल में लगा रहा हूं। आउटपुट मतलब क्या होता है? जो चीजें मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो गया उसको मैं आउटपुट बोलता है। समझ में आ गया? अब एफिशिएंसी इन कंजप्शन। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 11 बॉटल्स मैंने ली केचप की, 11 बॉटल मैंने केचप की क्या की? प्रोड्यूस की। अब मुझे इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर इस तरह से मुझे एलोकेट करना है कि एक इकोनॉमी में या फिर एक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सब की जो नीड है या फिर जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या सेटिस्फाई हो जाए। क्या जो नीड है वो क्या सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आ गया? तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा एफिशिएंसी इन कंजप्शन बोलूंगा। क्लियर हो गया? बताओ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? एक गिवन रिसोर्सेज में जब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं तो उसको मैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोलता हूं। और एफिशिएंसी इन कंजप्शन में क्या बोलता हूं? एक गिवन जो आउटपुट यानी जो चीजें प्रोड्यूस की गई उसको इस तरह से एलोकेट कर रहा हूं, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कि सोसाइटी में जितने लोग ये उनकी जो सेटिस्फैक्शन है मैं ज्यादा से ज्यादा क्या पूरी कर पा रहा हूं यानी फुलफिल कर पा रहा हूं। समझा? अब यहां पे आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक कि मेरे पास टोमेटो दिए, क्या टोमेटोज है मेरे पास, लेकिन अब ये टोमेटोज के अल्टरनेट यूज है। सही बात है। अब टोमेटोज के अल्टरनेट में इसकी चटनी भी बना सकता हूं, इसका मैं केचप भी बना सकता हूं, इसका मैं जैम भी बना सकता हूं, इसका मैं सॉस भी बना सकता हूं। ऐसे करके क्या मैं अलग अलग चीजें क्या यूज कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? सोसाइटी की नीड क्या? सोसाइटी बोलती है कि हमें क्या केचप चाहिए, क्या चाहिए? केचप चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जैम और सॉस छोड़ के मैं केचप बना रहा हूं। तो इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलूंगा। देखो यही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड विच इज डिसाइड बाय द पीपल। यानी लोग इच्छा क्या करें? लोग इच्छा करें कि टोमेटो का मैं क्या बनाऊं? केचप बना के बेचूं, ना कि जैम और सॉस। तो वो चीज को मैं क्या बोलता हूं? उसी चीज को मैं बोलता हूं आपका ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलता हूं। समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, कॉल आ जाता है, पॉज करना पड़ता है भाई, अर्जेंट कॉल रिसीव करना पड़ता है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको लर्न हो गई हो। अब यहां पे मैं देखो, अब जब आंसर लिख रहा हूं तो जब आप आंसर लिखोगे तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को
कि आप आंसर लिखते टाइम वही आंसर मत लिख दो कि आपको स्कोप पूछा गया तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसे लिख दो। ऐसे ही लिख दोगे तो ठीक है, आपका मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक आपका बोलते हैं ना कि आपके जो एग्जामिनर होंगे या फिर जो पेपर चेकर होंगे आपके, उस पर इंपैक्ट कैसे जाएगा। सबसे पहले चीज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछेगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, सबसे पहले मीनिंग लिख दो, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो, फिर उसका स्कोप पूछा तो स्कोप का ये डाल दो, ठीक है। अब स्कोप लिख रहे हो तो स्कोप को डबल अंडरलाइन करके उसका एक ग्राफ बना दो, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या आता है, डिमांड और प्रोडक्ट प्राइसिंग लिखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फिर उसके बाद डिमांड और सप्लाई बना दो, फिर उसका फैक्टर प्राइसिंग में आपके क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको रिवॉर्ड क्या मिल रहे हैं वो भी लिख दो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक चार्ट भी बना दो, चार्ट बनाने के बाद एक छोटा सा कंक्लूजन वाला लाइन लिख दो, फिर सॉरी चार्ट बनाने के बाद ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो, और जब इनको एक्सप्लेन करो तो इनका पॉइंट लिख के इनको डबल लाइन अंडरलाइन कर दो। तो यहाँ पे आपका जो बोलते ना कि आपका जो इंप्रेशन होगा आपके टीचर के सामने वो और भी ज्यादा अच्छा क्या गिरेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये पॉइंट्स लर्न हो गए। देखो मेरे साथ लर्न कर लो, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या देखा था हमने, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, the price of any product is determined by the two market forces, that is demand and supply. Microeconomics is concerned with the individual consumer behavior, that is demand, and individual producer behavior, that is supply। हो गया। फिर उसका थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस फैक्टर प्राइसिंग में क्या है, in microeconomics land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute in the production process, and microeconomics helps to determine the rewards of factors, that is rent, wages, interest and profit। done। फिर उसके बाद क्या आता है, ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर क्या लिखोगे, थियरी ऑफ वेलफेयर। द थियरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि the efficiency, the economic efficiency involves three efficiency, that is efficiency in production, efficiency in consumption और efficiency overall economic efficiency। तो efficiency in production में क्या लिखोगे, efficiency in production refers to the maximum production in the given resources। efficiency in consumption means मतलब क्या होता है, maximizing the total satisfaction of the society। फिर उसके बाद इसका क्या लिखोगे, overall economic efficiency producing such goods which are desired by the पीपल इन दी सोसाइटी। तो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे अगर मैं बात करूं, आगे क्या आता है आपका, आगे आपके आते हैं फीचर्स। तो फीचर्स लर्न कैसे करोगे, सबसे पहले पॉइंट बता देता हूं, पास पल्ब है। क्या है, पास पल्ब, पास पल्ब, पास पल्ब, पी से क्या है, थोड़ा सा मैं यहां पे इसको शिफ्ट करूंगा कैमरा, आपको शायद दिख रहा नहीं है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, या अब फाइन है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, पास पल्प से पी से याद करोगे प्राइस थ्योरी, पी से क्या याद होगा, प्राइस थ्योरी, पी फॉर प्राइस थ्योरी। फिर उसके बाद ए क्या है, ए से आपका एनालिसिस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एस से क्या है, एस से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एस से क्या है, स्लाइसिंग मेथड। समझ में आ गया, पास, पास से क्या है, पी फॉर प्राइस थ्योरी। फिर उसके बाद ए से क्या, एनालिसिस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। फिर एस से क्या, आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। फिर एस से क्या है, एस से है आपका स्लाइसिंग मेथड। फिर पी से वापस क्या, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम है। यू से क्या है आपका, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, सॉरी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, एनालिसिस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल ये यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एल, एल से क्या है, लिमिटेड को, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो आप इस तरह से आप पांच पल से आगे, पी से क्या है, पी से आपका प्राइस थ्योरी, ए से क्या, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एस से क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एस से क्या है, स्लाइसिंग मेथड। समझ में आ गया। फिर पल्ब आता है, पल्ब से क्या याद रखोगे, पी से क्या याद रखोगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम याद रखोगे। यू से क्या होगा, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल याद रखोगे। एल से क्या, लिमिटेड स्कोप याद रखोगे। बी से क्या, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन याद रखोगे। इस तरह से आप पूरा जो पॉइंट है वो लर्न कर सकते हो। समझ में आ गया। अब फीचर समझते, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक टाइम पे एक इंडिविजुअल यूनिट को ही पढ़ता है, वो सारी इकोनॉमी को पढ़ेगा क्या, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो इस रिमोट में अगर इस की के बारे में पढ़ रहा है तो वो एक ही की के बारे में पढ़ेगा, वो पूरे की के बारे में पढ़ेगा नहीं। उसी तरह से जब इकोनॉमी में वो अगर एक बंदे की इनकम के बारे में पढ़ रहा है तो एक ही बंदे की इनकम के बारे में पढ़ेगा, बाकी के दूसरे बंदों के बारे में इनकम के बारे में पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा। समझ में आ गया। तो वही आपका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, पर्टिकुलर कमोडिटी और दी फैक्टर्स। समझ में आ गया। तो ये आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। फिर प्राइस थ्योरी ऑलरेडी मैंने समझा कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है
डिटरमाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, ये मार्कर है, मेरा पेन है, तो इस पेन को बनाने में खर्चा कितना लगा है, इस पेन के कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, या फिर तो यही इसको मार्केट में मुझे कितना, इसका सेलिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, ये पता करने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है दोस्तों, समझ में आ गया। अब साथ ही साथ ये भी हेल्प करता है कि ये जो इसमें जो फैक्टर्स लगे, जैसे मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो लगते, अब उनको क्या रिवॉर्ड देना चाहिए, और रिवॉर्ड देना चाहिए, क्या देना चाहिए तो पता है, लैंड को रेंट देना है, लेबर को वेजेस देना है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है, लेकिन कितना देना है, तो वो कौन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, हमारा प्राइस थ्योरी हेल्प करता है। तो हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स। समझा, क्लियर हो गया। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम समझता हूं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस दो फैक्टर के बीच में। क्या बैलेंस दो फैक्टर के बीच में, जैसे मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल लिया था कि बॉल पेन में अगर 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसकी सप्लाई तो मैं ज्यादा कर रहा हूं, सप्लाई तो ज्यादा होगा, लेकिन डिमांड उतना है क्या, नहीं है। 40 रुपए कर रहा हूं, सप्लाई कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन डिमांड क्या कम हुआ क्या, डिमांड अभी भी है क्या, नहीं, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। जब मैं इसको 5 रुपए किया मैंने, तो सप्लाई भी हो रहा है और डिमांड भी हो रहा है, क्या सप्लाई भी है और लोग उसको खरीद रहे भी, यानी डिमांड भी है इसकी, तो दोनों चीजें बैलेंस हो रही कि नहीं दे रही, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इक्विलिब्रियम। समझा, तो वही पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करने के लिए पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज करता है। एक इंडिविजुअल यूनिट की पोजीशन क्या है, इसको एनालाइज करने के लिए वो क्या यूज करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या यूज करता है। फिर आपका आता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मेरा मुंह थोड़ा सा बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा क्लास है, मेरे क्लास में एक लड़का है, वो सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। अब हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि उसको मेरा लेक्चर बोरिंग मार रहा होगा, इसी वजह से वो क्या सर पे हाथ रख के बैठा। बहुत सारे टीचर्स स्कूल में डांटा होगा, मम्मी ने डांटा होगा, या फिर कुछ बच्चों ने उसे परेशान किया होगा, या फिर उसकी तबीयत खराब होगी, उसका सर दर्द कर रहा होगा, सही बात है, या फिर उसको नींद आ रही है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जो एक चीज को क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि मैं एक टाइम पे एक ही फैक्टर पढ़ने वाला हूं, मैं बाकी फैक्टर्स को क्या समझूंगा, बाकी सारे फैक्टर क्या कांस्टेंट है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहा हूं, तो प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में पढ़ रहा हूं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, उसकी प्राइस भी अफेक्ट करती है, या फिर किसी की इनकम जो रहती है कम ज्यादा होती है तो वो भी अफेक्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है मैं सब चीजें पढ़ूंगा, मैं अगर डिमांड पढ़ रहा हूं तो मैं एक ही फैक्टर को लेकर पढ़ूंगा, तो वो क्या पढ़ रहा है, प्राइस को लेकर पढ़ रहा है, समझा। और वो क्या अज्यूम कर रहा है, बाकी सारे जो फैक्टर्स जो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटेरिस पैरेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटेरिस पैरेबल्स क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। वो क्या बोलता है, जब मैं एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहा हूं तो मैं एक ही फैक्टर को ध्यान में रख के पढ़ूंगा, बाकी सारे फैक्टर्स क्या मैं सोचूंगा ये क्या है, आपका है कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। स्लाइसिंग मेथड, सही बात है। ये क्या करता है, देखो फॉर एग्जांपल एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, वो एक एप्पल में से वो पूरे एप्पल को नहीं पड़ेगा, वो एप्पल की एक टुकड़ी को निकाल के पड़ेगा। एप्पल को कट किया, खट उसमें से एक जो स्लाइस होता है उसको निकाल के पड़ेगा, समझ में आ गया। यानी एक छोटे से हिस्से को उसके पड़ेगा, वो पूरे एप्पल को पड़ेगा क्या, नहीं, तो एक छोटे से हिस्से को पड़ा, तो इसी को स्लाइसिंग मेथड बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने बात किया था, मैंने 10 मिलियंस की बात की थी, 10 मिलियंस में से मैं क्या करूं, एक सिक्का निकाल रहा हूं, यानी एक स्लाइस निकाल रहा हूं, एक टुकड़ी निकाल रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। तो वही लिखा है, स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्टडीज देम सेपरेटली। अब यही बोल रहा है कि वो क्या करता है, पूरी जो इकोनॉमी होती है उसको छोटे छोटे हिस्से में क्या डिवाइड करता है, और छोटे छोटे से हिस्से में डिवाइड करने के बाद वो एक टाइम पे एक ही चीज को क्या पड़ता है, एक ही स्लाइस को पड़ेगा, पूरे यूनिट्स को पड़ेगा क्या, नहीं, एक ही यूनिट को पड़ेगा। समझ में आ गया, इसको स्लाइसिंग मेथड बोला जाता है। फिर उसके आता है यूज ऑफ मार्जिनिज्म प्रिंसिपल। अब सबसे पहली चीज मार्जिन क्या होता है वो समझना। मार्जिन एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 4 रुपए थे, फॉर एग्जांपल 4 रुपए थे मेरे, जो 1 रुपया और ऐड किया था, तो ये जो 1 रुपया ऐड किया तो ये कितना बन गया, 5 रुपया हो गया। तो जो ये 1 रुपया ऐड किया ये मेरा मार्जिन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मार्जिन बोलूंगा। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, मार्जिन होता है। अब मार्जिनिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मैंने क्या किया, मैंने समोसे खाए, क्या खाया, मैंने समोसे खाए, मेरी कैपेसिटी थी मैं 10 समोसे खा सकता हूं, क्या 10 समोसे खा सकता हूं, मोटू 10 समोसे खा सकता हूं, 10 समोसे खाए। अब 10 समोसे खाने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा समोसा और खा रहा हूं,
और एक एक्स्ट्रा समोसा खाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मेरा पेट फुल हो जाएगा, मुझे एसिडिटी हो सकती है, मुझे लूज मोशन हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें मुझे हो सकती है। ठीक है, यानी उसके इफेक्ट क्या होंगे, या फिर मेरा पेट खराब हो जाएगा, या फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर मैं उल्टी कर सकता हूँ, वॉमिटिंग कर सकता हूँ, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। तो वो खाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि वो खाने का मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही क्या होता है, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल होता है। तो यही लिखा हुआ है कि चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, मतलब एक एडिशनल यूनिट लाने के बाद क्या चेंजेस हो रहे, उसी को हम लोग मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर हो गया? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, फिर मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, डायपोली हो गया, तो ऐसे मार्केट्स को क्या करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है। फिर लिमिटेड स्कोप, ये क्या भाई, एक इंडिविजुअल यूनिट को ही पड़ेगा, ये पूरे यूनिट्स को पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। समझ में, इसकी लिमिटेड बोला जाता है। ये नेशनल इनकम से डील करता है, नहीं करता है, पॉवर्टी से डील करता है, नहीं करता है, अनएम्प्लॉयमेंट से डील करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। ये मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है, ये मैक्रो लेवल की नहीं, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ही बात करता है, एक इंडिविजुअल चीज के बारे में बात करता है। तो ये लिमिटेड को समझा, क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें पांच पल याद कर लो। पी से क्या आएगा आपका, पी से आपका आएगा प्राइस थ्योरी आएगा, फिर आपका ए से क्या आएगा, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एस से आएगा स्लाइसिंग मेथड, फिर एस से क्या आएगा, फिर एस से अगर मैं बात करूं आपका आएगा स्लाइसिंग मेथड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट हो गया, फिर इसके आएगा पी पल्प, पी से क्या आएगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम आएगा, फिर यू से आएगा यूज ऑफ मार्जिनिज्म प्रिंसिपल आएगा, एल से क्या आएगा, लिमिटेड स्कोप आएगा, और बी से क्या आएगा, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा जो आंसर है आपका लर्न कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ होंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस भी पूछा जा सकता है, आपको बोला जाएगा राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एल्स यू विल बी आस्क्ड टू राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कैसे लिखोगे, तो लर्न करने का जो शॉर्टकट ट्रिक आपके भाई ने बनाया वो क्या है, ई पब, पब बजाते हैं ना, पब क्लबिंग करते हैं ना भाई, क्लबिंग, ई पब है। कौन सा पब है, ई पब है, और बी एफ एफ है। ई पब जाते हैं हम लोग, पब जाते हैं, लेकिन किसके साथ जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के साथ जाते हैं। ई पब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो ई से क्या है, चलो ई से आपका आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, क्या आता है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। फिर पी से क्या है, पी से आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। यू से क्या है, यूजफुल टू गवर्नमेंट। बी से क्या है, बी से आपका है बिजनेस डिसीजन। ई पब क्या है, ई से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर पब, पी से क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, यू से क्या है, यूजफुल टू गवर्नमेंट, और बी से क्या है, आपका बिजनेस डिसीजन। ठीक है, फिर बी एफ एफ से क्या है, बी एफ से बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एफ फॉर फॉरेन ट्रेड और फ्री मार्केट इकोनॉमी। याद कर लो, ई पब बी एफ एफ, ई पब बी एफ एफ। ई से क्या है, ई से आपका है, हाँ, ई से आपका आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। फिर आपका पी से क्या आता है, पी से आपका आता है दोस्तों प्राइस डिटर्मिनेशन, यू से आपका यूजफुल टू गवर्नमेंट, बी से आता है आपका बिजनेस डिसीजन, फिर आपका आता है बी एफ एफ, बी एफ एफ से क्या आता है आपका बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर आपका आता है एफ एफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, और आपका आता है फॉरेन ट्रेड आता है। अब यहां पे क्या बोला, प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑलरेडी हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एक प्राइस थियरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी, सही बात है। तो ये हमें हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, या फिर एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा क्या जा रहा है, या फिर एक प्रोडक्ट को बनाने में जो फैक्टर्स हम कंट्रीब्यूट करें उन फैक्टर्स को रिवॉर्ड कितना जाना चाहिए, ये डिटरमाइन करने में क्या हमें हेल्प करता है। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरा एक फैक्टर है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और एक मेरा क्या एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड को मुझे कितना रिवॉर्ड देना चाहिए, जो अगर मैं बात करूं लेबर है तो लेबर को मुझे कितने वेजेस देने चाहिए। अगर मैं बात करूं आपका कैपिटल, तो कैपिटल में मुझे कितना इंटरेस्ट जो कंट्रीब्यूट एज अ रिवॉर्ड करना चाहिए। फिर एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट करना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पता करने में क्या हेल्प करता है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी हमें हेल्प करता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या अंडरस्टैंड करने में, कि इस इकोनॉमी में किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। और अब यहां पे एक चीज आप समझ लो, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे हम कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए, ये सारी चीजें क्या आती है। और इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो क्या बहुत ही कम होता है दोस्तों। समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फॉरेन ट्रेड, अब ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में क्या जो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं, फॉरेन ट्रेड बात करो, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है जो एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग फॉरेन ट्रेड के, उसको कि एक टैरिफ का रेट क्या होता है,
ठीक है, जो टैरिफ का जो रेट होता है वो किस तरह से एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसिंग में इफेक्ट करता है, या फिर जो एक करेंसी की जो कीमत होती है या फिर जो वैल्यूएशन होता है वो दूसरी कंट्री पे किस तरह से इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या फॉरेन ट्रेड में क्या समझने में क्या हेल्प आउट करता है दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फॉरेन ट्रेड में क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि फॉरेन ट्रेड के जो एस्पेक्ट्स है वो किस तरह एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक टैरिफ है, टैरिफ क्या होता है, एक लिस्ट होती है रेट्स की, लिस्ट होती है क्या रेट्स की, तो वो जो टैरिफ रेट्स है वो किस तरह से कमोडिटी के प्राइसिंग में इफेक्ट करता है, या फिर एक करेंसी की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से डिटरमाइन करती है, क्या इंटरनेशनल ट्रेड से हमें क्या गेन है क्या लॉस है, ये सारी चीजें हेल्प पता करने में हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब इकोनॉमिक मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं उसे कैसे वर्कआउट करना है, साथ ही साथ ये क्या वर्कआउट करना है किसके हेल्प से, इकोनॉमिक मॉडल्स है उसके हेल्प से। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे जो कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी से, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो की टर्म्स है, इसको डेवलप करने में क्या बहुत ज्यादा हेल्प की है। बिजनेस डिसीजन, एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि उसके बिजनेस में क्या सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं उसने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसको कितना खर्चा जा रहा है, उसको उस प्रोडक्ट को उसको कितने दाम में बेचना चाहिए, वो किस तरह से एफिशिएंसी मेंटेन कर सकता है अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प करता है। अब यूजफुल टू गवर्नमेंट, सही बात है कि गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज क्या फ्रेम करने, टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम करने में, फिर उसके बाद प्राइस पॉलिसी फ्रेम करने में, ऐसे करके बहुत सारी जो पॉलिसी है उसको फ्रेम करने में क्या हेल्प करता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो उसका जो गोल है, एक अल्टीमेट गोल जो है कि गुड्स का जो एफिशिएंसी मेंटेन, गुड्स की एलोकेशन में जो एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसको क्या ग्रैब कर सके, उसको क्या सक्सीड क्या कर सके। समझ में आ गया। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमें हेल्प करता है, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी एफिशिएंसी क्या मेंटेन कर सकते हैं, जो हमारे पास गुड्स अवेलेबल है या फिर जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए उसको किस तरह से यूज करेंगे तो जीरो वेस्टेज होगा या फिर मिनिमम वेस्टेज होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें लर्न हो गई, तो आपको ये लर्न करना है। ई पब बी एफ एफ से ई क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, पी क्या है, पी है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, यू क्या है यूजफुल टू गवर्नमेंट, बी क्या है बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर बी क्या आता है, बी आता है बिजनेस डिसीजन के लिए, एफ आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, और आपका एफ आता है आपका फॉरेन ट्रेड के लिए आता है। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है, अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो फटाफट से प्लीज वीडियो को लाइक करो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ताकि और हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आ सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि नॉन स्टॉप हमने जो है आपके 42 मिनट्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है, अभी आपका आधा टॉपिक तो बाकी ही है, तो वो भी हम लोग क्या फटाफट से क्या करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब मैक्रो तो हमने समझ लिया, मीनिंग देख लेंगे फटाफट से। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ एंटायर इकोनॉमी, ऑलरेडी मैंने बताया कि जब क्या होगा किसी भी इकोनॉमी में जब एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ा जाएगा तो देन वी कंसीडर दैट स्टडी एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन वी स्टडी द होल इकोनॉमी, जब मैं सब पूरी चीजों के बारे में पढ़ूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जैसे मैंने बताया था कीबोर्ड का एग्जांपल लिया था, अगर इस कीबोर्ड में सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक की के बारे में पढ़ रहा हूं, तो इस स्टडी को मैं बोलूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। वही जब मैं जितने भी कीज अवेलेबल है आपके कीबोर्ड पे उसके बारे में पढ़ूंगा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और वो डील किससे करता है, डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन, इन सबसे क्या डील करता है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है, टोटल्स, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सम। ये एक चीज के बारे में नहीं पढ़ेगा, ये पूरी चीजों के बारे में पढ़ेगा। ये स्कूल में बैठे एक बच्चे के बारे में नहीं पढ़ेगा, स्कूल में बैठे जितने बच्चे सबके बारे में पढ़ेगा। ये एक कोकोनट ट्री के बारे में नहीं पढ़ेगा, सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब हो गया, हाँ, एक कोकोनट ट्री के बारे में नहीं पढ़ेगा, कोकोनट गार्डन में प्रेजेंट सारे जो कोकोनट ट्रीज है उन सभी के बारे में पढ़ेगा। और उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। तो समझ लो पहले, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, एनालाइजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स से एनालाइज करता है, एंटायर इकोनॉमिक्स से एनालाइज करता है। फिर डील क्या है, ये डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, तीन चार याद रखो, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इतना याद रखो बस बहुत हो गया।
क्या? टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, फिर टोटल सेविंग्स और नेशनल इनकम, इतने चीजें आ गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिखा है, ये मैक्रो आएगा, गलती से स्पेलिंग ए की जगह आई टाइप हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी स्टडी ऑफ टोटल, समझा? अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपके एक डेफिनेशन भी आपका दोस्त लेकर आया, क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शापिरो, क्या है? कार्ल शापिरो, ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, याद करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद the functioning of the economy, the functioning of the economy as a whole. Macroeconomics deals with the consumption. Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. Macroeconomic deals with the functioning of the economy as a whole, यानी वो क्या करता है? पूरी इकोनॉमी के बारे में क्या पढ़ता है? एक के बारे में पढ़ेगा नहीं, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया? विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी अक्खी इकोनॉमी के बारे में, पूरी अक्खी इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी से एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़े नहीं, पूरी अक्खी इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो याद कैसे करना है? पहले याद कर लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद the functioning of the economy as a whole, the functioning of the economy as a whole, the functioning of the economy as a whole. Macroeconomics deals with the functioning of the functioning of the economy as a whole. इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसको लर्न कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, फोन आ रहा भाई बार बार, 2 मिनट का, समझा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो आता है आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इसको लर्न कैसे करोगे? थियरी ऑफ गिरी ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम, थियरी ऑफ GTIG या थियरी ऑफ GTIG, GT मतलब गिरी ट्यूटोरियल्स, IG मतलब इंस्टाग्राम, थियरी ऑफ GTIG, थियरी ऑफ GTIG, थियरी ऑफ GTIG, थियरी ऑफ GTIG। तो लर्न करो, थियरी ऑफ GTIG लर्न करोगे तो जी से क्या आता है? जी से आता है आपका जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। याद करो, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टी से क्या आता है? टी से आएगा आपका थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आएगा? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्या आएगा? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आई से क्या आएगा? आई से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आएगा, आई से क्या आएगा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और जी से क्या आएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थियरी ऑफ GTIG से क्या आएगा? जी फॉर जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, फिर टी से क्या आएगा? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर उसके बाद आई से क्या याद हो रहा है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट याद हो रहा है, क्या हो रहा है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट याद हो रहा है, और फिर जी से क्या आ रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या याद हो रहा है। समझ में आ गया? अब एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। थियरी ऑफ GTIG लर्न कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है? कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, क्या सारे फैक्टर्स है, क्या सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है क्या डिटरमाइन करने के लिए नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का? क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए क्या सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को क्या करने के लिए? डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आ? ठीक है, अब यही लिखा हुआ है कि देखना आपको क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, हेल्प्स मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स, या फिर हेल्प्स, या फिर लिख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स द factors that determine the level of national income and employment. समझा? पक्का? And what causes the fluctuation? What causes the fluctuation in the level of income? And what are the things which causes the fluctuation in the level of income? समझ में आ गया? To study. अब साथ ही साथ अगर हमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, अगर हमें ये जो फ्लक्चुएशन है या फिर जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के अगर बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन फंक्शंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। यही लिखा है कि यही बोला गया है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि क्या सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं एक नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल, और साथ ही साथ हमें यह भी बताते हैं कि क्या कॉज है, क्या सारी चीजें, क्या रीजन है, क्या सारी चीजें जिसके वजह से क्या फ्लक्चुएशन होता है, किसके में? इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? इनकम आउटपुट और
एम्प्लॉयमेंट में क्या बोलते हैं कि अफेक्ट करता है। और ये मैं आपको बता दूं, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है एक दूसरे के से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं। देखो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इनकम ज्यादा होगी। समझ में आ गया? अगर एम्प्लॉयमेंट कम तो प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। जब प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा तो इनकम भी क्या होगी? कम होगी। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। साथ ही साथ अगर हमें समझना है कि ये जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट किस, अब अगर हमें ये चीजें समझिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या दोनों ही क्या चीजें क्या समझनी पड़ेगी दोस्तों। और जो थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये कहीं ना कहीं जो पार्ट है आपका किसका? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। समझ में आ गया? अब थियरी ऑफ जेंडर प्राइस लेवल क्या होता है? सबसे पहली चीज, जेंडर प्राइस लेवल होता क्या है? जेंडर प्राइस लेवल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये क्या होता है? एक एवरेज होता है। क्या होता है आपका? ये एक एवरेज होता है। एवरेज होता है सारे प्राइस और सारे गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, सारे गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर ईयर में, उनके प्राइस का एक एवरेज होता है। क्या? जेंडर प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया? और साथ ही साथ ये हमें ये बताता है कि क्या है जिसके वजह से क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल रेज होता है या फिर कम होता है, यानी फ्लक्चुएशन किस वजह से होता है, ये भी हमें कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है दोस्तों। समझा? अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें क्या एक्सप्लेन करता है? थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें एक्सप्लेन करता है कि क्या सारे थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह बताने की कंसिस्ट करता है कि क्या सारी चीजें, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट करता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चीज पार्ट में हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब बोलते हैं? जब जो है जो लोग रहते हैं, यानी जो कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो रहा है, यानी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? साथ ही साथ हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये बताने में कि क्या सारे रीजंस है जिसके वजह से अंडर डेवलपमेंट, अंडर देश जो है, जो डेवलपिंग नेशंस है या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस है, उनमें अंडर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर पॉवर्टी हो रही है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज क्यों आगे चल के क्या सामने आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? फिर मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है? मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें यह बताता है कि मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील करता है आपके रिलेटिव शेयर्स जो है, रेंट, वेजेस या फिर इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, इनका टोटल नेशनल इनकम में किस तरह से योगदान रहता है या फिर किस तरह से इनका जो एक कंट्रीब्यूशन क्या रहता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पे हमने क्या देखा? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में factors determine the level of national income and employment, what causes the fluctuation in the level of income output. कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, ये फैक्टर्स को एक्सप्लेन, ऐसे फैक्टर्स को कंसिस्ट करता है जो डिटरमाइन करते हैं जो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है लेवल जो है डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी बताता है कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर ऐसी क्या चीज है जो कि आपके किसमें, आपके लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन का क्या रीजन बनती है। अगर ये चीजें हमें समझनी है, एम्प्लॉयमेंट का अगर हमें अगर एम्प्लॉयमेंट की ये चीजों को हमें समझनी है तो हमें कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को क्या समझना पड़ेगा। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? एक इंडिविजुअल, एक जो चीज होती है कि एक पर्टिकुलर इनकम में जो अलग अलग लेवल्स होते हैं इनकम में, एक अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम में किस तरह का कंजप्शन किया जाता है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं या फिर उस एक्टिविटी कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? थियरी ऑफ जेंडर प्राइस लेवल और एंड इन्फ्लेशन। जेंडर प्राइस लेवल क्या होता है? एक एवरेज प्राइस होती है सारी गुड्स और सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी में क्या किया प्रोड्यूस की जाती है। और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से जेंडर प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स क्या होते रहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? और अगर मैं बात करूं एक सोशल अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, जो जेंडर प्राइस लेवल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी है।
ठीक है। फिर थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, कंसिस्ट करता है आपकी दो थियरी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है, जब प्रोडक्शन क्या होती है बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, जब कंट्री में एक इकोनॉमी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर जो क्वालिटी ऑफ लिविंग अगर रेज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों। अब ऐसी क्या चीज है, अब ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें क्या हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज बताता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या टैकल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स करता है किसके रिलेटिव जो शेयर्स होते हैं आपके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का एक टोटल नेशनल इनकम है उससे क्या करता है, डील करता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो चलो फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका 3G स्लिप का। 3G स्लिप आपको लर्न करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो वीडियो है 1 घंटे का होने वाला है, खत्म होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो है, वन शॉट वीडियो, तो थोड़ा सा टाइम तो जाएगा ही दोस्तों, ठीक है। 3G स्लिप की तो सबसे पहले 3G है, तो जी से क्या, जनरल इक्विलिब्रियम, ग्रोथ मॉडल और जेंडर प्राइस लेवल। क्या, जनरल इक्विलिब्रियम, ग्रोथ मॉडल और जेंडर प्राइस लेवल। वापस जनरल इक्विलिब्रियम, ग्रोथ मॉडल और जेंडर प्राइस लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम, ग्रोथ मॉडल और आपका जेंडर प्राइस लेवल है 3G से। एस से क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एल से क्या, लंपिंग मेथड, आई से इंटरडिपेंडेंस और आई से एक और है इनकम थियरी, और पी से क्या, पॉलिसी ओरिएंटेड। यहाँ पे आई डबल आएगा, हाँ मैंने एक ही लिखा है, यहाँ पे डबल आएगा, स्लिप आएगा, ठीक है। तो ये 3G से क्या, जनरल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जनरल इक्विलिब्रियम हो गया, फिर उसके बाद जेंडर प्राइस लेवल हो गया, फिर उसके बाद अगर आपकी बात करूं तो आपका ग्रोथ मॉडल, जनरल इक्विलिब्रियम, जेंडर प्राइस लेवल, ठीक है। फिर आपका स्लिप आता है, एस से स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एल से लंपिंग मेथड, आई से आपका आता है इनकम थियरी, फिर इंटरडिपेंडेंस, फिर पी से क्या आता है आपका पॉलिसी ओरिएंटेड। अब यहां पे अगर बात करूं सबसे पहले स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ऑलरेडी मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पढ़ता, पर्टिकुलर इंसान के इनकम के बारे में पढ़े, वो टोटल चीजों के बारे में पढ़ता है, वो सम के बारे में पढ़ता है, वो एग्रीगेट्स के बारे में क्या पढ़ाई करता है, समझ में आ गया। फिर इनकम थियरी ये क्या करता है, ये नेशनल इनकम के बारे में पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ता है, क्या सारे एलिमेंट्स है, क्या सारे फैक्टर्स है जो कि आपके नेशनल इनकम को क्या डिटरमाइन करते हो, क्या सारी चीजें जिसकी वजह से नेशनल इनकम क्या अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। वो क्या करता है, वो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ता है, उसके जो एलिमेंट्स है, मेजरमेंट्स है, या फिर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं आपके नेशनल इनकम से, उसके बारे में स्टडी करता है। अब यहां पे अगर बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी पढ़ता है। क्या, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ना कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में क्या पढ़ता है। अब ये साथ ही साथ हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्या सारी चीजें जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिससे जो क्या लीड करता है आपके बिजनेस साइकिल को, बिजनेस साइकिल यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या लीड करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये क्या करता है, एनालाइज करता है। इक्विलिब्रियम मैंने बताया बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स, ये क्या करता है, ये लार्ज एग्रीगेट्स के बीच में, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है बिहेवियर क्या लार्ज एग्रीगेट्स के बीच में और उनका जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसके बीच में क्या डील करता है, ठीक है। अब जनरल इक्विलिब्रियम किसके डील करता है, डिमांड और सप्लाई से डील करता है पूरे होल इकोनॉमी में, समझ में आ गया। फिर इंटरडिपेंडेंस अगर मैं बात करूं तो ये स्टडी करता है क्या, इंटरडिपेंडेंस किसके बीच में, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल के बीच में, ये क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो सीधी सी बात है जो आउटपुट होगा वो कम होगा, जब आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम क्या होगी, वो भी क्या कम हो जाएगी। तो एक चीज की वजह से दूसरी चीजों पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, यही आपको समझाने की कोशिश की है। अब लंपिंग मेथड क्या होता है, लंपिंग पूरी होल इकोनॉमी को पढ़ता है। वो एक इकोनॉमी को पढ़ेगा क्या, नहीं, जंगल में एक पेड़ के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो पूरे जंगल के बारे में पढ़ेगा। वो स्कूल के एक बच्चे के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो पूरे स्कूल के बारे में पढ़ेगा। वो एक देश के एक पर्सन की इनकम के बारे में नहीं पढ़ेगा, पूरे नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर बात करूं ग्रोथ मॉडल, ये क्या करता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका स्टडी करता है ऐसे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अब ये जो चीजें, ये क्या इकोनॉमिक मॉडल्स को क्या डेवलप करने में बहुत ज्यादा क्या हेल्प करती है दोस्तों आपके। साथ ही साथ ये क्या यूज किए जाते हैं, क्या इकोनॉमिक्स की स्टडीज के लिए भी क्या यूज किए जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडीज के लिए क्या यूज किए जाते हैं। जेंडर प्राइस लेवल ऑलरेडी मैंने बताया, जेंडर प्राइस लेवल क्या होता है कि
जनरल प्राइस लेवल क्या है, एक एवरेज प्राइस होती है सारी गुड्स से सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है पूरे इकोनॉमी में, उसकी क्या एक स्टडी होती है। ये क्या डिटरमाइन करती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है जो चेंजेस होते हैं आपके जनरल प्राइस लेवल में, उसको क्या डिटरमाइन करता है। पॉलिसी ओरिएंटेड, सही बात है। अब ये क्या हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अब केन्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरी ही तरह से पॉलिसी ओरिएंटेड क्या एनालिसिस है। ये क्या सजेस्ट करता है सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन पे क्या कंट्रोल किया जा सके। क्लियर हो गया? एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को चीजें शॉर्ट में फटाफट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ये क्या टोटल पूरी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है, एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है। इनकम थियरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या नेशनल इनकम के बारे में पढ़ता है, उसके जो एलिमेंट्स है, मेजरमेंट्स है, फ्लक्चुएशन उसके बारे में पढ़ता है। साथ ही साथ ये आपके एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ता है कि, और साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करता है कि फ्लक्चुएशन किस वजह से होता है, जिसके जो लीड करता है आपके बिजनेस साइकिल यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को लीड करता है। जनरल इक्विलिब्रियम क्या करता है, जनरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है दो फैक्टर के बीच में, समझ में आ गया। तो ये एनालाइज करता है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन एनालाइज करता है पूरे होल इकोनॉमी में, पूरे होल इकोनॉमी में, एक इंडिविजुअल के बारे में मानना है पूरे होल इकोनॉमी में, समझ में आया। इंटरडिपेंडेंस किस तरह से जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये चीजें हमने देखी। लंपिंग मेथड क्या होता है, लंपिंग मेथड मतलब क्या, वो कभी एक चीज के बारे में नहीं पड़ेगा, वो पूरे इकोनॉमी के बारे में पड़ेगा। ग्रोथ मॉडल हमने देखा, जो ऐसे फैक्टर्स जो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं अब यहाँ आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई। जनरल प्राइस लेवल मैंने बताया कि ऐसे ये क्या होता है, एवरेज होता है सारे प्राइस का, जो सारे एवरेज होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस का जो एक इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर गया? ये पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। केन्स क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अप्रोच है वो क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड क्या अप्रोच है। ये हमें सजेस्ट करता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे क्या कंट्रोल हम लोग किस तरह से पा सकते हैं। और इसको आप लर्न कर सकते 3G स्लिप SLIIP, इस तरह से आप क्या लर्न कर सकते हो। दोस्तों चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारे आपके किस में, इंपॉर्टेंस के पे। चलो इंपॉर्टेंस पे चलते, तो इंपॉर्टेंस आप लर्न करोगे सेल्फ पेन से। किससे लर्न करोगे, सेल्फ पेन से लर्न करोगे। दोस्तों किससे लर्न करोगे, सेल्फ पेन से लर्न करोगे। तो आप क्या ऐसे क्या ऐसे स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, फिर ई से अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, फिर उसके बाद अगर एल से बात करूं तो एल से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एफ से क्या है, एफ से फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी है। अब पी से क्या है, पी से आपका परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और एन से नेशनल इनकम है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। अब फटाफट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। अब फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी में क्या है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, ये समझने के लिए कि जो एक आइडिया देता है कि एक फंक्शन आइडिया देता है किसके बारे में, जो बिहेवियर पैटर्न है एग्रीगेटिव वेरिएबल्स का। एग्रीगेटिव वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, जो टोटल वेरिएबल्स होते हैं एक बड़े पैमाने पे, उनका क्या इफेक्ट होता है आपके लार्ज इकोनॉमी यानी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम में। दोस्तों ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की, तो ये हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में कि क्या सारे रीजन है, क्या सारे कॉजेस है फ्लक्चुएशंस के, किसमें, इनकम में, आउटपुट में और आपके एम्प्लॉयमेंट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। और साथ ही साथ एक अटेम्प्ट करता है कि किस तरह से ये जो फ्लक्चुएशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते, क्या सारे तरीके जिसकी वजह से हम ये जो फ्लक्चुएशन और अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उनको हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ने क्या रहा है, जो इंपॉर्टेंस था ये हमें बतलाया कि किस क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम और सोशल अकाउंट्स को पढ़ने का, नेशनल इनकम और सोशल अकाउंट्स को पढ़ने का। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं तो जब तक हम नेशनल इनकम नहीं पढ़ते तब तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एक करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी भी किसी भी कंट्री का क्या डिसाइड करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझने में कि क्या सारे प्रॉब्लम्स है, क्या सारी चीज है जिसके वजह से क्या हो रहा है, क्या सारे प्रॉब्लम्स है जो डेवलपिंग कंट्रीज क्या फेस कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी फेस कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पॉवर्टी फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। तो ये क्या सारी चीजें इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्या अकर हो रही है, और कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों से डील कर सकते हैं और एक डेवलप्ड कंट्री की और क्या हम लोग बढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, सही बात है दोस्तों। अब हमने देखा कि नेशनल इकोनॉमी हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट करनी चाहिए। उसी तरह से अब जब हम एक नेशनल, फॉर एग्जांपल मैंने नेशनल इनकम पढ़ा है एक पर्टिकुलर ईयर का और एक दूसरे ईयर का नेशनल इनकम पढ़ा, अब मेरे लिए इजी हो जाता है जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं ये एनालाइज करने के लिए कि मेरा जो देश है वो ग्रोथ कर रहा है
कि क्या ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं फॉल तो नहीं कर रहा है। तो ये हमें कौन का हेल्प करता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का वो भी बहुत ज्यादा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये हमें अब मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं आपके किससे, इकोनॉमिक वेरिएबल से, टोटल इनकम से, आउटपुट है जो एम्प्लॉयमेंट है उससे क्या रिलेटेड होते हैं। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमें हेल्प करता है कि एनालाइज करने के लिए जनरल लेवल जो एम्प्लॉयमेंट का, साथ ही साथ जो आउटपुट है पूरी इकोनॉमी में उसको अंडरस्टैंड करने में क्या हमें हेल्प करता है पूरी इकोनॉमी में। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से हमने की है चीजें पूरी फटाफट क्या हमने कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। एक बार फिर आपको बता दूं फंक्शन ऑफ इकोनॉमी में यह हमें हेल्प करता है कि एक इकोनॉमी किस तरह, इकोनॉमी जो एग्रीगेटिव बिहेवियर पैटर्न होता है वेरिएबल का वो बड़े पैमाने पे वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किस तरह से वर्कआउट करता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि क्या सारे रीजन है जिसकी वजह से इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है। और क्या सारे तरीके हैं जिससे हम ये फ्लक्चुएशंस को क्या अपने काबू में कर सकते हैं। फिर नेशनल इनकम की बात करूं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, तो इससे हमें ये पता चला कि क्या आवश्यकता है, किस लिए आवश्यकता है कि हम जो नेशनल इनकम की स्टडी करें, ठीक है, ये हमें पता चला। और मैं आपको बता दूं बिना नेशनल इनकम की स्टडी के बिना हम कभी भी हम जो है हम एक करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि ये एनालाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में कि क्या सारे जो प्रॉब्लम्स है एक डेवलपिंग नेशन क्या फेस कर रहा है, जैसे इनइक्वालिटी फेस कर रहा है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है, पॉवर्टी फेस कर रहा है, और साथ ही साथ इनको किस तरह से डील किया जा सकता है, उनको किस तरह से हटाया जा सकता है। ये साथ ही साथ अब परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी अगर मैं बात करूं, अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास हर साल का क्या नेशनल इनकम क्या पता चल जाता है, ठीक है। अब जब हर साल का नेशनल इनकम हमें पता चलता है तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि पिछले साल से हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है कि कम हुई है, ये कंपेयर करने के लिए। अगर नेशनल इनकम अगर अच्छी खासी है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा देश जो है ग्रोथ कर रहा है, अगर नहीं है तो हम बोले हमारा देश कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अब जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वेरिएबल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझने के लिए, जो वर्किंग होती है एक इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, क्या सारे काम किस तरह से परफॉर्म करती है, फंक्शनिंग किस तरह से करती है, ये चीजें समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल समझना क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, आपके टोटल इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्या है इकोनॉमी में, ये दोनों चीजों को एनालाइज करने में क्या हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको जो एक इसका डिस्टिंग्विश लर्न करना है, और डिस्टिंग्विश आपको टेक्स्ट बुक के पीछे ही दिया है, आप अगर ये चीज अच्छे से कर लेते हो तो ये आपका ये भी हो जाता है। अब आपको मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, सेल्फ पेन से लर्न करोगे, एस से आपका स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आएगा, ई से आपका आएगा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, एल से आएगा आपका क्या आएगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एफ से आएगा आपका फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक, पी से आएगा आपका क्या परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, ई से आएगा आपका से आएगा आपका दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एन से क्या आएगा आपका नेशनल इनकम आएगा। समझा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, या आप याद करोगे 3G स्लिप से याद करोगे, 3G सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद अगर मैं जनरल ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल और जनरल इक्विलिब्रियम 3G हो गया। एस से स्टडी ऑफ एग्रीगेट, आई फॉर क्या आएगा इंटरडिपेंडेंस, और आई फॉर क्या आएगा आपका आएगा आई फॉर आपका आएगा दोस्तों क्या आएगा आपका इनकम थियरी आएगा, और पी से क्या आएगा आपका पॉलिसी ओरिएंटेड, और एल से आपका लंपिंग मेथड आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां तो मैंने बताया कि थियरी ऑफ IGGT, इंस्टाग्राम GT, आई से क्या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, जी से जनरल प्राइस लेवल एंड ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, और जी से क्या पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और टी से क्या पढ़ेंगे मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ये मैंने बताया कार्ल शापिरो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सारे जो कीवर्ड्स है, सारे जो हम बोल सकते हैं ना पॉइंटर्स को लर्न करने का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके, वन शॉट वीडियोस आपके लिए लेकर। अगर आप चाहते हो कि अगला वन शॉट वीडियो आए आपके यूटिलिटी चैप्टर पे, उसके ट्रिक्स बताएं, रिलेशनशिप क्या, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनलिटी किस तरह से याद करना है, कैसे याद करना है, सारी चीज आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।